और बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो के हीरोज। इस खास पेशकश में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। सर आज जो है 4 आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे और कितना फायदा इसका होगा, कितना लाभ होगा इसका? देखिए, आधार उत्तर प्रदेश में बहुत ही एक अहम प्लेटफॉर्म हो गया है। आधार और जनधन योजना 20 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आधार में एनरोल्ड हैं। वो अपने पब्लिक सब्सिडीज, अपने पब्लिक सर्विसेज, जो सरकारी सर्विसेज और सरकारी सब्सिडीज हैं, वो बहुत ही करप्शन फ्री, बिना लीकेज, बिना डिले के उनके पास आ जाता है, उनके अकाउंट्स में पहुंच जाते हैं। तो इस आधार के जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आधार सेवा केंद्र बना हुआ है, ताकि जब ये 20 करोड़ लोगों में से जिनको आधार के एड्रेस बदलना है या फोटो चेंज करना है या उनको अपडेट करना है, वो आधार सेवा केंद्र में जाएं और तुरंत ही बिना कोई डिले के अपने अपडेट करें, ताकि उनके जो सब्सिडीज आएंगे या उनके जो पब्लिक सर्विस आएंगे उनमें कोई डिले ना हो। सर, आपने एक बयान दिया था डिजिटल इंडिया को लेकर के, जैसे सरकार कहती है डबल डेकर सरकार, आपने डिजिटल इंडिया को लेकर के दिया था, और उसका क्या उद्देश्य था सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में एक तरह से पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लॉ एंड ऑर्डर बना है, उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी बन रहा है, बहुत तेजी से बन रहा है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा देश के लिए और दुनिया के लिए। तो मैं, जब लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूँ एक डबल डिजिटल इंजन की सरकार चल रही है, क्योंकि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी और डिजिटल इंडिया के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे योगी जी डिजिटल उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में दमखम लगा रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो आज हम एसएससी जीडी के बच्चों का आंदोलन, वो बैठे हुए हैं, लगभग 12 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इन्हीं युवाओं को वोट देना है, तो इनकी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं इनके बीच में हूँ। रही बात यूपी इलेक्शन की, तो यूपी इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी साबित करेगी। हम मैदान में आ चुके हैं, हम लड़ेंगे। हम गिर भी सकते हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमें चोट भी लगेगी, हम उससे भी नहीं घबराएंगे। ये इलेक्शन तो चला जाएगा, लेकिन हमें राजनीतिक चेतना बहुजन समाज के लोगों में उत्पन्न करनी है, जो उनकी मर गई है, जिसके बावजूद उनको बहुसंख्यक होने के बावजूद लगता है कि वो सरकार नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मायावती है, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, तमाम पार्टियां, अखिलेश भी चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी आई है और भी पार्टियां हैं। आप कैसे करेंगे? जनता ही तो बनाती है, जन समर्थन तो हमारे साथ है। भाई, संसाधन नहीं है हमारे पास, इस बात को मैं मान लेता हूँ कि हमारे लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से बड़ी बड़ी बसें रैलियाँ नहीं कर सकते, लेकिन उनमें काशीराम साहब जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके गए हैं पुराने लोगों में, उनका जोश जुनून, उनका अनुभव, और जो नौजवानों ने मोर्चा लिया है, इस मोर्चे के बदौलत रिजल्ट देंगे। लेकिन अब ये बताइए कि बार बार चर्चाएं आ रही हैं, अखिलेश से गठबंधन हो रहा है, कभी कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है, आप कहते हैं बहन जी से हम गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो कहाँ कोई गठबंधन पे चर्चा चल रही है? चर्चा तो मीडिया के लोग करते हैं, हम तो जो कहें साफ कहें। जब गठबंधन हो तो बताया जाए, और गठबंधन होगा ऐसी पार्टी की कोर कमेटी की मंशा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन हो। हम बिहार वाली गलती नहीं करना चाहेंगे, और हम दूसरे लोगों से भी उम्मीद करते हैं बिहार की गलती ना करें। बाकी जो होगा वो जनता का जनमत है, और उस जनमत साबित करेगा कि वो इस बार आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दे रहे हैं। अखिलेश यादव के पूर्व ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव के घर शनिवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई आयकर की छापेमारी आज मंगलवार को सुबह 5 बजे समाप्त हुई। हालांकि आयकर विभाग ने इस बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 4 दिनों की छापेमारी और मशक्कत के बाद इनकम टैक्स के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सूत्र बताते हैं कि 1,02,000 रुपया कैश और 400 ग्राम सोना ही जैनेंद्र के घर से आयकर विभाग को मिला है। यानी जो शिकायत थी या जो अंदेशा था, जो सूचना इनकम टैक्स विभाग के पास थी कि जैनेंद्र के यहाँ कुछ कैश होगा, ऐसा कुछ भी जो सूत्र बता रहे हैं वो यहाँ से नहीं मिला है। कुछ दस्तावेज, कुछ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह यहाँ से जरूर आयकर विभाग के लोग ले गए हैं,
माना जा रहा है कि इसका असेस करने के बाद अगर कर चोरी का कोई मामला बनता है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा खुलासा या कोई बड़ी बरामदगी यहां से नहीं हुई है। खबर यह भी है कि इनकम टैक्स के लोगों ने जैनेंद्र के घर पर सोफे फाड़े हैं, टाइल्स तोड़ी हैं और गद्दे फाड़े हैं, लेकिन उनको कुछ भी खास यहां से नहीं मिला है। सूत्र कहते हैं कि इनकम टैक्स के अफसरों को 4 दिनों की मेहनत के बाद भी यहां से खाली हाथ लौटकर जाना पड़ा है। राजीव राय के यहां जो छापेमारी हुई थी उसमें भी लगभग ऐसे ही परिस्थितियां थी। कैमरा पर्सन राजबिस्ट के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार की 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है और सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस बार कई अहम मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है 12 विधायकों के निलंबन का। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का, जो भ्रष्टाचार के आरोप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त झेल रहे हैं। तीसरा मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए वेट और टैक्स जो पेट्रोल डीजल पर लगाए गए थे उसे भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कम नहीं की है। जैसे कई तमाम अन्य मुद्दों पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में है महाराष्ट्र सरकार में, वो इन मुद्दों पर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को कल घेरने के लिए तैयार हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ तक यह भी कह दिया कि इस कई अहम मुद्दों पर जो है रणनीति उन्होंने बना ली है। अब कल के दिन की शुरुआत होगी तो विपक्ष जोरदार हंगामों के साथ सदन की शुरुआत करेगी। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहती है और सभी 70 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारने वाली है। डॉक्टर सत्यनारायण सचान से जानने का प्रयास करते हैं कि कितना सफल साबित होगा इस बार समाजवादी पार्टी का प्रयोग और कितनी सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानने का प्रयास ये है कि पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर आप प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या पैमाना रहेगा टिकट बंटवारे को लेकर? क्या दावेदारी आ रही है लोगों की? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की हमारी प्रथम कार्यकारिणी की बैठक रुद्रपुर में हुई थी, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशी उतारने हैं, चुनाव लड़ना है। उनका स्पष्ट निर्देश था और हमारा एक नारा है कि नई हवा है, नई सपा है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे से, क्योंकि वो मिलिट्री कॉलेज जो धौलपुर में है वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एनवायरमेंट मैनेजमेंट में किया। ही इज़ वन ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पॉलिटिकल लीडर इन आवर कंट्री। अब जब यहाँ की समीक्षा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी हुई तो उन्होंने यहाँ के जातीय समीकरण, वर्गीय समीकरण जब डिस्कशन हुआ, यहाँ देखा कि उत्तराखंड में 70% गोरखाली समाज के लोग हैं और उन गोरखाली समाज के लोगों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए संवैधानिक, को नहीं मिल रहा है। ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर भी 30% हैं, ज़्यादा हैं, उनको 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पहाड़ में मंडल आयोग कभी विजिट नहीं किया। तो इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सामाजिक न्याय का रथ लेकर के, सामाजिक न्याय का कंसेप्ट लेकर के समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में उतरेगी। अभी कुछ दिन पहले आपके चुनाव प्रभारी राजेंद्र चौधरी भी आए थे, क्या कुछ टिप्स दिया था, क्या मार्गदर्शन उनका मिला था आप लोगों को? देखिए, उन्होंने कहा था कि टिकाऊ और उसके बाद जिताऊ प्रत्याशी उतारने हैं, अच्छी छवि हो, उसका चयन प्रारंभ हो गया है और लगभग 60 विधानसभा क्षेत्रों से कई आवेदन आ चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कई उम्मीदवार आ चुके हैं और लगातार उम्मीदवार वो संपर्क में हैं और बहुत ही जल्दी हमारा स्टेट कमेटी की बैठक होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप देंगे। आज ही माननीय प्रभारी राजेंद्र चौधरी जी का टेलीफोन आया था, उन्होंने सुबह यहाँ की समीक्षा की
और मैंने बताया कि लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है और हम समझते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर दस्तक देगी। तो हमने बात की समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्यनारायण सचान से। स्पष्ट रूप से आगामी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, इस बात का दावा सचान साहब ने किया। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता नवाब मलिक एक बार फिर मीडिया के सामने पेश हुए। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन दो मुद्दे उन्होंने अहम रखे। पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार का और ये आरोप लगाए थे सीधा बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर। उन्होंने आरोप लगाया कि बीड़ के दो बीजेपी नेता रमेश रस और ढोंडे, इन्होंने 500 एकड़ ज़मीन में से 300 एकड़ ज़मीन हड़प ली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए ये जो ज़मीन है ये ज़मीन देवस्थान की है, इनमें से 7 मंदिर हैं और जबकि 3 मस्जिदें। उन्होंने साफ साफ कहा कि राम मंदिर पर राजनीति करने वालों ने ज़मीन हड़प ली। उन्होंने एजेंसी से रिक्वेस्ट की है कि वे इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें। इसके अलावा जो दूसरा अहम मुद्दा रहा वो मुद्दा था उनके घर का। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके इनकम टैक्स पूरी तरह से क्लियर हैं, उनकी संपत्ति किसी भी तरह से 2 नंबर की नहीं है। एजेंसी जब चाहे इसकी जांच करवा सकती हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि बादशाह मलिक नाम के शख्स को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ अरुण कौशिक। करनी सेना की जयपुर में मीटिंग हुई है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी है। वैसे किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आप कह रहे हैं कि खुले में नमाज ना हो और मंदिर कोई तोड़े उस पर सख्त कानून बने? खुले में नमाज क्यों हो? मस्जिद है, करो ना, पढ़ाई करो, नमाज करो, मदरसे बनाओ, कुछ खूब करो, परंतु खुले में नमाज क्यों? सड़कों पे और पार्कों में नमाज क्यों? करनी सेना नहीं पढ़ने देगी भाई, सपष्ट तौर पे करें, पूरे हिंदुस्तान के लिए करें। उनको परमिशन लेनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए। अगर हम हिंदू जागरण करता है, हिंदू को कार्यक्रम करता है, हम लोग को कार्यक्रम करते हैं, आप लोग को कार्यक्रम करते हैं, सरकार से अनुमति लेते हैं। और अनुमति लेने में दिक्कत क्या है? प्रशासन ने देनी है। जो जगह जायज़ होगी, ठीक होगी, वहाँ प्रशासन अनुमति देगा। अब वो कहते नहीं साहब हम तो पढ़ेंगे, और हम कहते हम नहीं पढ़ने देंगे। करनी से ना खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके अलावा वैसे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, आप कई घटनाओं का आपने जिक्र भी किया। फांसी की सज़ा का कानून हो, ऐसा धार्मिक ग्रंथों का अपमान ना हो, को करेगा तो उसको सरेआम फांसी की सज़ा मिले, ऐसा हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। वैसे खुले में नमाज आप बार बार बता रहे हैं, फिर भी अगर होती है तो करनी सेना क्या करेगी? क्योंकि कानून बनने में ऐसा नहीं कि आज बन जाए, कर बन जाए, समय भी तो लगता है। आप बताओ ना, आज मंगलवार है, शुक्रवार को बताओ कहाँ नमाज पढ़ी जानी, वहीं पहुँच जाएंगे करनी सेना। पहुँच जाओगे नहीं पहुँच जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दौड़ा दौड़ा के सिस्टम को समझाएंगे कि नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु वो लोग ये देखें कि इस देश के अंदर रह रहे हैं, उस देश का कानून है, उस कानून का पालन करना चाहिए। राजस्थान के अंदर भी कानून है, राजस्थान की सरकार ने जो कानून बना रखा है, गहलोत साहब को भी उनको कहना चाहिए कि खुले में नमाज क्या जरूरत है, मस्जिद में पढ़ें, परमिशन लेकर पढ़ें, उसमें क्या आपत्ति है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि देश सबका है। अगर 100 करोड़ हिंदू देश में आ गए, 100 करोड़ देश के हिंदू सड़कों पर आ गए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी, क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन निहार सुमित के संगी, ऐसे ही कुछ सब है। बोलो बजरंग बली की। ठीक है, तो ये थे सूरजपाल अम्मू जी जो बता रहे थे सख्त कानून बने और इसको लेकर करनी सेना हमेशा से तैयार है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर रही है और प्रियंका गांधी ने भी महिला होने के नाते भी और उसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते तमाम घोषणाएं की हैं महिलाओं के लिए। सबसे पहली घोषणा थी कि महिलाओं को जो भी चुनाव लड़ेंगी उनको 40% टिकट में हिस्सेदारी दी जाएंगी। तमाम महिलाएं इसको लेकर उत्साहित भी हैं और इसके साथ ही अब कांग्रेस पार्टी 125 स्कूटी खरीद रही है जो महिला प्रत्याशियों को दी जाएंगी, जो महिला प्रत्याशी चुनाव की इच्छुक हैं, जिनको टिकट देगी कांग्रेस। अब वो प्रचार भी स्कूटी से करेंगी। देखिए हमारे सामने ये नज़ारा, ये स्कूटी है। इस तरह की स्कूटियां कांग्रेस ने खरीदने की योजना बनाई है। करीब 125 स्कूटी उन महिला प्रत्याशियों को दी जाएंगी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी।
जो महिला प्रत्याशी हैं ये सभी महिला प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के टिकट पे आने वाले समय में 2022 का चुनाव लड़ेंगी। सभी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साह में हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस में हैं ये सभी महिलाएं। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि जो प्रत्याशी है वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से नहीं बल्कि इस स्कूटी से प्रचार करता हुआ मिलेगा कांग्रेस पार्टी का। ये जो योजना है कि आप लोग स्कूटी से प्रचार करेंगी, तो कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं और क्या प्लानिंग है, किस तरह से स्कूटी से प्रचार करेंगे? क्योंकि नेता तो बड़े बड़े क्या नाम वाहनों से प्रचार करते हैं। जी, मैं सीमा भारती, प्रदेश महासचिव अनुसूचित विभाग से हूँ और मैं आजमगढ़ जनपद में विधानसभा लालगंज 351 से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और दीदी की सारी प्रतिज्ञाओं को हम लोग आम पब्लिक में जाके बताते हैं। और दीदी की जो प्रतिज्ञा है कि इंटर पास बच्चियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन की बच्चियों को स्कूटी दिया जाएगा, तो वो प्रचार हम लोग जो है कि हम लोग पब्लिक के बीच जा जाके यह सूचना देंगे और स्कूटी से ही घूम के जाएंगे। तो स्कूटी से जाने की योजना है, किस तरह से स्कूटी से जाएंगे आप? स्कूटी किस तरह से स्कूटी से जाएंगे? स्कूटी चला के जाएंगे। नहीं, तमाम नेता हैं जो बड़ी बड़ी कार और लग्जरी गाड़ियां उसको यूज करेंगे। शाम की सवारी यही है, क्योंकि मेरी जो है दीदी जो है ये स्कूटी जो है एक बहुत ही शानदार स्कूटी, हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है स्कूटी। तो ये स्कूटी मैं आपको दिखाऊं, ये स्कूटी है और जो प्रत्याशी महिलाएं हैं वो इस पर बैठ रही हैं, अभी चेक कर रही हैं कि किस तरह की स्कूटी है और इंतजार कर रही हैं कि आखिर ये स्कूटी उनके हाथ में कब लगेगी, क्योंकि ये स्कूटी तभी इनके हाथ में लगेगी जब इनको टिकट मिलेगा, टिकट फाइनल होगा। हालांकि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। किन किन विधानसभाओं से वो 40% टिकट और वो 40% महिलाएं चुनकर आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महिलाओं का जोश बताता है कि वो चुनाव को लेकर काफी एक्साइटमेंट में है। कैमरामैन राजवीर के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ।